नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप चाहे यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अदर स्टेट से भी जो है दोस्तों आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जो है दोस्तों हिंदी व्याकरण आपसे पूछा जाता है, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा के कुल कितने भेद माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5, यानी कि संज्ञा के कुल 5 भेद माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं। क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है दोस्तों 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया। यानी कि अकर्मक और सकर्मक जो है दोस्तों ये क्रिया के भेद होते हैं। यानी क्रिया के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 2। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं। 1, 2, 3 या फिर 4। हिंदी भाषा की बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों। तो हिंदी भाषा में जो है दोस्तों आपके 2 लिंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, उभय लिंग जो है दोस्तों हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समाज है। द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज या फिर कर्मधारय समाज। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, और जिसमें कारक चिन्ह होता है दोस्तों, वो जो समाज होता है वो हमारा कहलाता है तत्पुरुष समाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। ऑप्शन है स्व, सु, स्वा या फिर आगत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सु जमा आगत। यानी कि सु जमा आगत मिलकर जो है दोस्तों स्वागत शब्द को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग हमारा होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सु। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है पावक, अनल, ज्वाला या फिर समीर। तो यहाँ पर जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीर। ठीक है, समीर जो है दोस्तों ये आपका हवा का पर्यायवाची है। बाकी पावक, अनल और ज्वाला जो है दोस्तों ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द जो है आपके अग्नि के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अमृत का सही विलोम शब्द क्या है। विष, पीयूष, सुधा या फिर जल। तो अमृत का यहाँ पर विलोम जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विष। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपसे एक मुहावरा पूछा गया है, ईद का चांद होना, और आपको जो है दोस्तों इसका सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है चांद बहुत सुंदर दिखना, चांद बहुत सुंदर दिखना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का त्योहार मनाना या फिर चांदनी रात। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत दिनों बाद दिखना, यानी कि ईद का चांद होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो श्रृंगार रस का यहाँ पर स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन है हास, शोक,
उत्साह या फिर रति। तो श्रृंगार भाव की अगर हम बात करें तो श्रृंगार भाव का जो स्थायी भाव यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रति। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और आपको जो है दोस्तों उसमें अलंकार कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो पंक्ति है दोस्तों तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक है, यमक अलंकार है, श्लीष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति है दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यहाँ पर जो है दोस्तों वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों त त त त त, तो एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर जो है दोस्तों हमारा हो जाता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर जो है दोस्तों कारक से संबंधित क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। यहाँ पर जो है दोस्तों कारक दिया गया है और आपको वो आंसर छांटना है जिसका विभक्ति चिन्ह जो है दोस्तों ने होता है। ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या फिर संप्रदान कारक। तो यहाँ पर अगर हम ने कारक चिन्ह की बात करें दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्ता कारक। ठीक है, और कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों ये ने होता है। ठीक है, कर्ता ने क्रम को। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेयक हो, वह कौन सा वाक्य कहलाएगा। उद्देश्य होता है दोस्तों आपका कर्ता और विधेय होता है आपकी क्रिया। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में एक कर्ता होता है और एक ही क्रिया हो वह कौन सा वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन है संयुक्त, मिश्र, सरल या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेयक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये समाज से रिलेटेड है। दाल रोटी में कौन सा समाज है। ठीक है, एक शब्द है आपके पास दाल रोटी और इसमें आपको बताना है कौन सा समाज है। अव्ययभाव समाज है, द्वंद्व समाज है, द्विगु समाज है या फिर आपका कर्मधारय समाज होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समाज। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, स्वागत शब्द यहाँ पर दिया गया है और आपको इसका सही संधि विच्छेद शब्द देखना है। तो ऑप्शन है सु प्लस आगत, स्व प्लस आगत, सु प्लस आगत या फिर स्व प्लस आगत। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सु जमा आगत, हमारा शब्द बनेगा स्वागत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है, शब्द दिया गया है हाथी और हाथी शब्द का आपको जो है दोस्तों स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन है हाथिनी, हथनी, हाथनी या फिर हथनी। तो हाथी का जो है दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका हथनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हिंदी भाषा में जो है दोस्तों दो लिंग होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग और यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्थान शब्द का जो है दोस्तों सही विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है पतन, चट्टान, गिरना या फिर अवनति। तो उत्थान का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका पतन। ठीक है, उत्थान पतन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह की वीडियोस के लिए जो है दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए आगे है अगला क्वेश्चन कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ होगा। बहुत सावधान होना, कान का इलाज कराना, शोर मचाना या फिर कुछ न सुनना। तो मुहावरा है आपके पास कान खड़े होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत सावधान होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, वीर रस का आपको स्थायी भाव बताना है। ठीक है,
तो ऑप्शन है भय, शोक, उत्साह या फिर क्रोध। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्साह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है? सत्याग्रह शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि? तो सत्याग्रह में जो है दोस्तों आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? ठीक है, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, तो विशेषण के जो है दोस्तों मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 भेद जो है दोस्तों आपके किसके हैं? विशेषण के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर कर्म कारक? ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों बिल्ली जो है ये छत से कूद पड़ी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 2 वस्तुओं के अलग अलग होने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अलंकार से संबंधित। तो पंक्ति है दोस्तों, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, रूपक या फिर उत्प्रेक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? जहां पर भी जो है दोस्तों सी वाचक का शब्द होगा वो क्या दर्शाता है? समानता दर्शाता है। और वहां पर जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुघ्न, अजात शत्रु, निर्दयी या फिर अमर? तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु किसे कहा जाता है? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, किताब शब्द की, ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, किताब शब्द किस भाषा का है? हिंदी, अरबी, फारसी या फिर तुर्की? तो किताब जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा अरबी शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूहों को, वर्णों के संकलन को, व्यवस्थित वर्ण समूहों को या फिर केवल मात्राओं के समूह को? ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित वर्ण समूहों को हम कहते हैं वर्णमाला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों छंदों से बना है। तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 24, 28 या फिर 30? तो यहाँ पर अगर दोहा छंद की बात की जाए तो दोहा छंद में जो है दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोहा छंद के जो है दोस्तों पहले और तीसरे चरण में जो है दोस्तों 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरी और चौथी चरण में जो है दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राओं का छंद जो है दोस्तों ये होता है हमारा दोहा छंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आप सभी के लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है?